So we have to study the relation between velocity, wavelength and frequency. अच्छा, आपको पता है बचपन का फॉर्मूला? What is the formula for speed? गैलीलियो का फॉर्मूला क्या है? Speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. But what is the distance between two particles which are in the same state of vibration called? डिस्टेंस का मतलब ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive particles which are in the same state of vibration. वेवलेंथ का मीनिंग मैंने कल समझाया था. इफ दिस इज अ वेव, अगर ये वेव है तो फर्स्ट पार्टिकल ये स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, ये पोजीशन में. स्टेट यानी पोजीशन, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन यानी सेम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. ये यहाँ पर एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल ये है, तो ये कॉन्सेक्यूटिव इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेव लेंथ. एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा. ये जो ए जैसा बनता है ना, इट इज कॉल्ड लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा. ये ग्रीक लैंग्वेज का एल है, जैसे इंग्लिश में एल होता है, ग्रीक लैंग्वेज वालों का एल है. अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा ईटा थीटा जीटा आयोटा पाई चाय साई फाई कप्पा लैम्डा म्यू न्यू ओमेगा. तो उसमें ये उनका लैम्डा होता है, लैम्डा यानी एल. तो एल इज द लेंथ, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive particles which are at the same position of the wave. तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ लिख सकते हैं. और एक वेवलेंथ बनने के लिए कितना टाइम लगता है? जितना टाइम एक ऑसिलेशन के लिए लगता है. तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, फिर ये हटा देता हूं मैं. एंड तो व्हाट इज वेव डिस्टेंस? डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है? लेंथ है, और लेंथ यानी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ. अगर आपका इतिहास अच्छा है तो आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा. कल मैंने समझा था 1 अपॉन टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है. 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी. तो क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू 1 अपॉन टाइम यानी फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. एंड स्पीड हम कैसे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी v से. वेवलेंथ कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. इंटू फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट करते हैं? n से. तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. एंड यहाँ हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिया है. स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. अब स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हम अब पढ़ेंगे डिटेल में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, वहाँ पढ़ेंगे उस चैप्टर में. वैसे आप बचपन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ चुके हो ये सब. So this derivation may be asked for 2 marks. ये 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ सकता है. इससे ये पता चलता है कि स्पीड की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, वो एक पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट रहता है. लाइट की वेवलेंथ या साउंड की वेवलेंथ चेंज कब होती है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है. एयर से वाटर में जाता है या वाटर से ग्लास में जाता है तो वेवलेंथ में चेंज आता है. अदरवाइज एक ही मीडियम में अगर लाइट या साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट. और फ्रीक्वेंसी काय पर डिपेंड करती है. बट रिमेंबर व्हेन लाइट गोज, फॉर एग्जांपल मैं लाइट से समझाता हूँ,
when light goes from one medium to another medium, the velocity of light changes. ये आप बचपन में भी पढ़ चुके हो. Speed of light in air is greater than the speed of light in water. तो जब एयर से वाटर में लाइट जाता है तो लाइट की वेवलेंथ वाटर में कम हो जाती है, डेंसर मीडियम है वाटर एज कंपेयर टू एयर, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती, वेलोसिटी चेंज हो जाती. एयर में ज़्यादा वेलोसिटी है और वाटर डेंसर मीडियम है लाइट के लिए, तो वेलोसिटी कम है. एक चीज़ है जो मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी. जब भी चाहे लाइट हो या साउंड हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एयर से वाटर, वाटर से केरोसिन, केरोसिन से अल्कोहल, किसी भी मीडियम में जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड, नॉट बाय द मीडियम. सोर्स ऑफ लाइट, नॉट बाय द मीडियम. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है, किंतु फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. और साउंड भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज होती है, साउंड की वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द सोर्स. कैसे फ्रीक्वेंसी? तो कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से डिसाइड हो रही? तो ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर मैंने ये मास लगा दिया 50 ग्राम 100 ग्राम, और उस पर मैंने धागा बांध दिया रस्सी, और ये धागे को मैंने दीवार से बांध दिया, और ये स्प्रिंग को मैं जंप करवा रहा हूँ. तो स्प्रिंग अभी कहाँ है? x इज इक्वल टू 0 पे है. थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाएगा? x इज इक्वल टू -a पर आ जाएगा, नीचे खींचेंगे तो. और फिर कहाँ जाएगा? तो नीचे जंप करने का ऊपर जाएगा एकदम से. वो x इज इक्वल टू +a होता है. एम्पलीट्यूड पढ़ चुके कल अपन ने. दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड दिस इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, द मैक्सिमम जंप ऑफ द मास up in the upward as well as downward direction. Maximum jump is called amplitude. तो अब ये रस्सी कहाँ उछल रही? ये इतनी ऊपर उछलती है, इतनी नीचे उछलती है, और ये ऐसी वेव बन जाती है. सपोज ऐसी वेव बन जाती है. तो अब इसको पानी में भी डुबाकर ऐसा बनाएंगे ना, तो ये जितने टाइम में बन रही है, 1 सेकंड में एक वेव बन रही, एयर में भी ऐसे बनेगी, और इसको पानी में डुबा देंगे पूरा तो भी वैसे बनेगी. फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने बार जंप करेंगी ये रस्सी, ये डिसाइड कर रहा है स्प्रिंग. स्प्रिंग कितना जंप करता है 1 सेकंड में? 1 सेकंड में अगर ये 10 बार अप डाउन करता है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी, और चाहे एयर में कराओ या वाटर में. हाँ, अगर स्प्रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये रस्सी की भी फ्रीक्वेंसी कम होगी. अच्छा, ये समझा किसी को? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. साउंड की फ्रीक्वेंसी समझती है आपको? जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है वो मोटी आवाज रहती है. जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत मोटी है ना? देवी और सज्जनों, आइए हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति. तो ये मोटी आवाज है. ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्शन हो गया था अमिताभ बच्चन का. ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज ऑफ हिज लो फ्रीक्वेंसी वॉइस. तो हमारे गले में एक मेम्ब्रेन होती है, वोकल कॉर्ड. जब हम बात करते हैं तो हमारे लंग्स में से एयर बाहर आती है. सांस अंदर खींचो जोर से, और जोर से कुछ बोलकर देखो, नहीं बोल सकते. सांस अंदर खींचते समय हम बोल नहीं सकते. सांस बाहर निकलती एयर तभी हम बोल सकते हैं. तो एयर बाहर निकलती है तो हमारे गले में एक पन्नी लगी है, पॉलीथीन जैसी, मेम्ब्रेन. सच में पॉलीथीन नहीं है, पॉलीथीन जैसी, और वो बीच में से कटी हुई है. तो हम जब बोलते हैं तो हमारे लंग्स से एयर निकल कर आती है यहाँ साउंड बॉक्स में, तो हमारे गले की पन्नी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होती है. 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. 1 सेकंड में गले की पन्नी कितने बार वाइब्रेट हो रही है. और जिन लोगों के गले की पन्नी 1 सेकंड में 200-250 बार वाइब्रेट होती है, उनकी आवाज मोटी रहती है. और जितनी ज्यादा वाइब्रेट होंगी 1 सेकंड में, उतनी बारीक आवाज होंगी. लता मंगेशकर की आवाज बहुत बारीक थी, तो लता मंगेशकर के गले की पन्नी 1000-1500 बार वाइब्रेट होती होंगी 1 सेकंड में. समझ रहे हो? तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी आवाज यानी बारीक आवाज, और लो फ्रीक्वेंसी आवाज यानी मोटी आवाज. अंडरस्टूड? तो वो जो मोबाइल फोन में एप्लीकेशन आती है, अपन कुछ बोलो और मंकी वाली आवाज बन जाती है, और अलग अलग आवाज बनती है. तो वो क्या चेंज करता है? फ्रीक्वेंसी चेंज करता है. तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से साउंड का मोटापन और बारीकपन चेंज होता है ना?
तो ये था रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है फेज, एंड फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे।